कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 3 जो हमारा है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का वन शॉट का वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम पूरे चैप्टर से गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके उत्तर को भी समझेंगे। तो कितने गद्यांश चैप्टर के महत्वपूर्ण सभी को हम पढ़ेंगे, इससे बाहर आपका इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। तो इतना ही आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर विषय का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए हमारा चैप्टर जो है भाषा और आधुनिकता चैप्टर है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण गद्यांश को, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम पढ़ेंगे। देखिए जो गद्यांश होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पांचों क्वेश्चनों का आप आंसर लिखेंगे तो वहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश को। इस चैप्टर का पहला सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश कौन सा है? देखिए पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। यह गद्यांश 2020 में आया था। क्या है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से झगड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता। जैसे कि देखिए जो सड़ी गली मान्यता होती है उससे जकड़ा रहेगा समाज, तो समाज क्या होगा? उससे समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने, यानी लीक मतलब लाइन, उसी लाइन पर चलने, पुरानी रीतियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को क्या है, गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। अगर हम उसी पुरानी रास्ते पे चलेंगे, उसी शैली पे चलेंगे तो क्या होगा, गति उसमें उतना नहीं हो पाएगा, मतलब गति देने में असमर्थ हो जाएंगे, आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे। आगे भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्त तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। आगे है भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही क्या है, सोची नहीं जाती। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत सोची नहीं जा सकती या नहीं जाती। तो यह जो गद्यांश है 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा होता है संदर्भ लिखने के लिए। देखिए संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है? देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि प्रस्तुत यानी उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए आपको लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण, क्योंकि गद्य भाग से लिया रहेगा तो गद्य अवतरण रहेगा। अगर पद्य भाग यानी काव्य से लिया रहेगा तो क्या रहेगा? पद्य अवतरण रहेगा। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार, जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी थे, ये एक श्रेष्ठ विचारक और निबंधकार थे। तो श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। इतना आपको लिखना है संदर्भ। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। देखिए जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, और फिर भाषा और आधुनिकता यानी इसको हाईलाइट कर देना है। अगर आप हाईलाइट करेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चा जो है पढ़ा लिखा समझदार है। इतना आपको लिखना है। देखिए मान लीजिए कि आपको संदर्भ लिखना नहीं आता, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको संदर्भ लिखना नहीं आता, तो देखिए उनको क्या करना होगा, वह लिख सकते हैं। देखिए हमने अथवा करके लिख दिया है, वो इस प्रकार से लिख सकते हैं पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इतना लिखेंगे तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा, यानी दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा गद्यांश में रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ था कि कितना है, तो उसको पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारा रेखांकित अंश। देखिए कहाँ से, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का यह एक सशक्त माध्यम है।
और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। इतना हमारा है रेखांकित अंश, इतने की हमें करना है व्याख्या। तो आइए हम करते हैं इतने की व्याख्या। देखिए हेडिंग हम डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से। इसमें लिखेंगे हम सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में जिस वैचारिक क्रांति का उदय होता है उसे हम युग चेतना के नाम से जानते हैं। इस युग चेतना अथवा लोगों को जागरूक करने का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण माध्यम भाषा ही है, और कोई भी भाषा तभी समर्थ व सशक्त हो सकती है जब वह अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक या उपयुक्त मुहावरों को ग्रहण कर सके। यानी वह सही और उपयुक्त मुहावरों को जब ग्रहण कर सके तो वह क्या कर सकता है, वह अपने युग की आवश्यकता की भाषा को ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सभी क्वेश्चन हमारे गद्यांश से ही दिए जाएंगे, इसी में से ढूंढकर आपको इसका उत्तर लिखना होगा। तीसरा है कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो उत्तर देखिए, किसी भी भाषाविद, साहित्यकार अथवा कलाकार के सृजन, कृति या रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिक उपलब्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो सभी क्वेश्चन पर आपको 2-2 नंबर मिलेगा, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका देखिए चौथा क्वेश्चन है कि किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता। तो देखिए पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज जो होता है आगे नहीं बढ़ पाता। अगर पिछड़ी हुई रूढ़ियों से जकड़ा हुआ, उसमें फंसा हुआ है तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है, रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का क्या अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो गद्यांश है, गद्यांश में रमणीयता शब्द का जो अर्थ है भाषा के सौंदर्य से है और उसकी नवीनता से है, और जो उद्दिष्ट है, उद्दिष्ट का अर्थ यहाँ पे है क्या है, भाषा के उद्देश्य से है। तो इतना आपको इन शब्दों का अर्थ लिख देना है। इस प्रकार से आप 5 क्वेश्चनों का आंसर लिख देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे सभी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है सभी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उनको भी पढ़ेंगे। तो देखिए इसका हमारे चैप्टर का पहला गद्यांश हो गया जो सबसे महत्वपूर्ण 2020 में पूछा गया था। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा गद्यांश, ये देखिए हमारा दूसरा गद्यांश है, ये भी हमारा 2020 में आया था। यानी कि हमारे पेपर जो थे 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में हमारा जो है कोई भी आ सकता है, तो हमारा 2020 में वो भी आया था, ये भी आया था। तो देखिए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृप्त होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है या आवश्यकता है। ये हमारा है गद्यांश। अब हम करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन वही रहेगा संदर्भ लिखने के लिए। तो यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको इसका संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक से या पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऐसा आप लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा, अथवा आप लिख दीजिएगा पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर। हमने आपको पहले वाले में बता दिया, इसलिए अब हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि सब में वही उत्तर रहेगा। उसका दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है इस गद्यांश में। देखिए यहाँ पे हमारा रेखांकित अंश है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की,
नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, यानी बहुत ही आवश्यकता है। ये हमारा है रेखांकित अंश, तो हमें इसकी करना है व्याख्या। तो आइए हम इसकी करते हैं व्याख्या। देखिए हेडिंग हम डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना, तो बस उसी चीजों को आपको थोड़ा सरल भाषा में फैला के बढ़ा चढ़ा के लिख देना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में क्या है, समर्थ नहीं है, यानी नहीं व्यक्त कर सकते, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो इतना आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। उत्तर देखिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। इतना आपको लिख देना। इस क्वेश्चन का आंसर, सभी का आंसर हमारे गद्यांश में दिया रहेगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, भाषा है। पांचवा है क्वेश्चन कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो देखिए संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पे मैं 5 से अधिक क्वेश्चन हमने लिया है, क्योंकि इस गद्यांश में अधिक क्वेश्चन बन रहे थे तो हमने अधिक क्वेश्चन लिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन देगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन, क्योंकि वहां से आपका 10 नंबर मिलेगा तो सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको देगा। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन है कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए युग अनुरूप यानी कि युग के अनुरूप, जिस प्रकार से चलता है उसी रूप, युग अनुरूप परिवर्तित नए नवीन शब्दों, नवीन भावों को उचित रूप से व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता, यानी कि जैसे कि देखिए युग परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि देखिए पुराने जमाने से नए जमाने में हम लोग आ गए, जैसे कि पुराने जमाना पे था, हम लोग नए जमाने के हैं। तो जो लोग पहले आपके पिताजी जिस शब्द का प्रयोग करते थे, अब आप नए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए वो लोग कोहड़ा बोलते थे, लेकिन आप लोग कद्दू बोलते हैं, यानी कि क्या, नए शब्द सामने आए तभी तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इनके कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, परिवर्तनशीलता और गतिशीलता संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतना आपको लिख देना है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए हमारे 2 गद्यांश हो गए। अब देखिए तीसरा गद्यांश का, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, ये हमारा 2019 में आया था। बोर्ड एग्जाम में जितने भी आए हैं, कभी भी आए हैं 5-6 साल के अंदर, मैं उन सभी को बताऊंगा। तीसरा देखिए क्या गद्यांश, भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या है, दुरूह है। दुरूह यानी कि दो रहा है, उसमें दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, यानी अगर भाषा क्या होती है, विकासशील होती है शब्दों के स्तर पर, यानी शब्द से ही वह विकासशील होती है। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी आज अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द हैं। भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। ये हमारा है गद्यांश। देखिए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा वही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको लिख देना है प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित पाठ भाषा और आधुनिकता नामक क्या है शीर्षक या पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर प्रोजी सुंदर रेड्डी।
या फिर लिख देंगे पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए शुरू में ही हमारा रेखांकित अंश है 2 लाइन। क्या है? भाषा की साधारण इकाई क्या है? शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही क्या है? दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। तो हमें इसी की व्याख्या करना है, तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखना है कि लेखक के अनुसार भाषा की सर्व प्रमुख इकाई क्या है? शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का विकास, उसका अस्तित्व ही असंभव। अगर शब्द की कमी है, शब्द का अभाव है, तो भाषा का विकास नहीं हो सकता। बिना शब्दों के भाषा के विभिन्न पक्षों का विकास कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ तो भाषा के विकास की दिशा में जो भी प्रयास किए जाते हैं वे भी शब्दों के रूप में ही होते हैं। भाषा का समस्त व्याकरणिक एवं प्रायोगिक पक्ष शब्दों की आधारशिला पर ही विकसित होता है। इतना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। तो देखिए भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, अविकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है। तो देखिए उत्तर, अविकृत ढंग का आशय विदेशी भाषा से लिए गए उन शब्दों से है जिन्हें हम यह मानकर प्रयुक्त करते हैं कि उन शब्दों में किसी भी प्रकार का दोष अथवा विकार नहीं है। इसी प्रकार मूल प्रकृति का आशय यह है कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम अपनी भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप शुद्ध रूप में संशोधित करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? उसे शुद्ध रूप में उसे संशोधन सही करना पड़ता है। ऐसा करके ही हम ऐसे शब्दों को साहित्यिक दृष्टि से प्रयुक्तनीय बना सकते हैं, उसे प्रयुक्त करने लायक बना सकते हैं। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा है कि साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है। उत्तर देखिए, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध करके ग्रहण करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस गद्यांश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखिए बस यही 3 महत्वपूर्ण गद्यांश थे हमारे चैप्टर 3 भाषा और आधुनिकता में। तो इतना ही आपका बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो इसी तीनों में से आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पर डेली इस तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और दोस्तों के बाद वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।